अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। से सामना हसनैन। आज का क्रिटिकल एनालिसिस जो सेशन है इट्स आल्सो अबाउट द इंटरव्यू ऑफ नेतन्याहू बाय जॉर्डन पीटरसन। दो सेशंस इसके ऊपर हो चुके हैं और तकरीबन 1 महीने से हमारी ये वीडियो चल रही है। तो लास्ट जो हमने सेशन किया था उसके ऊपर भी हम लोगों ने दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि रिसर्च करनी कैसे है, बिकॉज अभी तक हम सबको कलेक्टिवली ये इशू आ रहा है कि रिसर्च कैसे करनी है। उसका एक तो मैं आप लोगों को जो है ना आंसर उस दिन भी मैंने समझाया था कि आप वीडियो देखनी कैसे है, क्रिटिकल एनालिसिस को समझना कैसे है। बात ये नहीं कि वीडियो इंग्लिश में है या वीडियो इस टॉपिक पे है या हमें नॉलेज नहीं है। इस वक्त हम लोग ये नहीं देख रहे कि वीडियो में क्या सही है क्या गलत है, मतलब वीडियो को नहीं हम देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हमने किसी भी वीडियो को एनालाइज कैसे करना है, उसके फैक्ट्स कैसे निकालने हैं, उसको उसकी सर्जरी कैसे करनी है, उसमें से क्लटर कैसे रिमूव करना है कि अच्छा ये बात नहीं है, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स किस तरह निकालने हैं, उसकी एक उसको सॉर्ट किस तरह करना है। और जितनी हम लोग ये प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ही हमारी आंखों में समझ लें एक लेंस फिट हो जाएगा। जब भी हम कोई भी वीडियो कोई भी इंटरव्यू देखेंगे तो खुद ब खुद वो सर्जरी जो है ना वो ऑन टाइम हो रही होगी। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए सेशन है। तो अगर आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेरी अभी तक आ रही है वो ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर की है, टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही, मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग आसान वीडियोस को भी पकड़ के कोई भी वीडियो जो आप लोगों को लगता है कि आपके ग्रुप वाले कर सकते हैं, उर्दू वीडियो भी, उसको भी आप उसकी भी सर्जरी करें। लेकिन आपने हर चीज़ को उसी लेंस से देखना है जिस लेंस से आप जो है ना यहाँ इन सेशन में हम देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि फैलिसीज और बाइसेस हटा के आपने चीज़ों को देखना है कि इस जैसे इस वीडियो को जब हमने देखा है सबने, तो हमारे दिमाग में पहले से एक चीज़ फिट थी ना कि इसराइल जो है वो गलत है और हम लोग सही हैं, ये है तो सच ही। लेकिन जब आप उस उनकी बातों को एनालाइज करेंगे कि वो बंदा क्या कह रहा है, तो आपने ये देखना है कि उसके कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो वैलिड हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सही नहीं है और वो सही क्यों नहीं है। ठीक है, वो भी वजह भी देखनी है कि वो लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो क्यों सोच रहे हैं, उनके फोर फादर्स ने या क्या चीज कही है, या अगर वो बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो वो किस तरह करें, ताकि हम सीख सकें ये चीजें। और इंशाल्लाह हम हमारी नस्ल नहीं तो हमारी अगली नस्ल इस काबिल हो कि वो ये इन पोजीशंस के ऊपर हो जहाँ पे अभी हम लोग नहीं है पॉलिसी मेकिंग पे, और ऐसे जहाँ पे फैसले करने के जो है ना पोजीशन में हो, दुनिया के फैसले कि वो पॉलिसीज बना रहे हो और फैसले कर रहे हो। ओके, अभी कुछ लोगों ने, दो बंदों ने मुझे रिसर्च की हुई है वीडियो के ऊपर, कुछ हम लोग उनकी रिसर्च देख लेते हैं उन्होंने क्या की है। उसके बाद जो है ना हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड भी करेंगे। और एक और चीज जो कि अम, हाँ, एक और चीज जो मैंने डिस्कस करनी है वो यही है कि जो सॉरी क्या या सो एक और चीज जो आपका फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक मुझे कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो हमारे जितने भी फीडबैक फॉर्म्स हैं उसमें आप लोग बताएं कि प्लीज बताएं कि कहाँ पे आपको इशू आ रहा है ताकि हम वो सॉल्व करें। रिसर्च का इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिसर्च के ऊपर हम लोग एक सेशन अरेंज कर रहे हैं, आपको रिसर्च बताई जाएगी कि रिसर्च करनी कैसे है, कहाँ से ऑथेंटिक डेटा उठाना है, किस तरह आपने गूगल स्कॉलर भी अगर आपने यूज करना है तो उसको किस तरह यूज करना है। बिकॉज वेबसाइट तो सबको पता है, उसके जो है ना ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं पता कि उसको किस तरह हम लोग जो है ना ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सो देयर इज अ ग्रुप जिन्होंने वॉलंटियर किया है, दो प्रोफेसर हैं हमारे पास, पीएचडी प्रोफेसर हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प यू होल्ड अ सेशन ऑन दिस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इस वेंसडे पे ही हो, और वो आपको पूरा रिसर्च का जो है ना वॉक थ्रू करवाएंगे कि हाउ टू डू रिसर्च। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इंशाल्लाह उसको हम अनाउंस कर देंगे एंड डू अटेंड दैट। कि सोर्सेज आपने कहाँ से ढूंढनी है, कोई आर्ग्यूमेंट भी अगर आप डालते हो तो उस आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी या उस फैक्ट की वैलिडिटी आपने कैसे चेक करनी है। तो खैर आगे चलते हैं।
अच्छा, हमारे पास हैं एक दो लोग थे मेरे पास जिनका मुझे मैसेज आया था, दे हैव डन रिसर्च। एक तो लारेब है, प्लीज अपना हैंड रेज कर लें लारेब इफ यू आर इन द सेशन। लारेब, अर्श एंड अदनान। अदनान थे, अदनान रियाज आई गेस। या आमना, अदनान रियाज ही थे ना नाम? आमिना। जी जी, अदनान रियाज। ओके, अदनान रियाज, आपकी भी जो रिसर्च है, इफ यू वांट टू शेयर प्लीज अपना हैंड रेज कर लें। एंड देन नूरुलैन इज सेइंग कि शी हैज आल्सो डन रिसर्च। फर्स्ट हम लारेब को सुन लेते हैं, लारेब का एनालिसिस। प्लीज लारेब अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मेरे पास वैसे डॉक्यूमेंट फॉर्म भी है। अब आई डोंट नो मोबाइल में अगर वो शेयर मैं उसको कर सकती हूँ, लेकिन दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे हमें पता होना चाहिए, इंटरव्यू करने वाले जॉर्डन पीटरसन हैं, वो फेमस कैनेडियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। एंड इंटरव्यू जिनसे किया जा रहा है वो बेंजामिन नेतन्याहू, ऑल्सो नोन एज बिनियामिन या बीबी। और बड़ी कंट्रोवर्शियल से फिगर है वो, लेकिन बड़ी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। इसराइल 1948 में बना, वो 1949 में पैदा हुए। उसके बाद वो एज अ सोल्जर और कमांडर रहे, फिर वो एम्बेसडर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर्स भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, और वो 3 दफ़ा इसराइल के पीएम रहे हैं। उसकी ड्यूरेशन मैंने लिखी हुई थी कि वो कब से कब तक रहे हैं इसराइल के। 1996 से 1999 में रहे हैं, और 2009 से 2021 ये पूरा टेन्योर, सबसे लॉन्गेस्ट जो टर्म रही है वो इनकी रही है। और 2022 से ऑनवर्ड्स वो अभी तक पीएम हैं। और ये इंटरव्यू जब किया जा रहा था, ये हुआ है 5 दिसंबर 2022 को, तो तब वो थर्ड टाइम कामयाब हो रहे थे। अच्छा, जो इसमें उनके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स मुझे लगे हैं वो दो लगे हैं मुझे। एक तो उन्होंने बात की है कि लैंड ओनरशिप और लैंड सॉवरेनिटी की, कि 3.5 मिलेनिया से ये लैंड हमारा जो पैलेस्टीनियन लैंड है। सेकेंडली उन्होंने बात की है पीस थ्रू पावर, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, और उसके वो उन्होंने 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ बताए हैं। ये दो मुझे उनके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स लगे हैं। तो जो उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था, अगर हम उस पर बात करें कि लैंड ओनरशिप उनकी रही है कि वो 3,500 साल से यहाँ पे हैं, तो उसकी पहले हम बेसिस देख लेते हैं। देन हम देख लेते हैं कि क्या लेजिटिमेसी ऑफ क्लेम क्या है, क्या इंटेग्रिटी है उनके इस क्लेम की। तो जो उनकी बेसिस है वो उनकी है कि 3,500 साल कबल, यानी कि 1047 बीसी में, बेसिकली वो इस बात में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1047 बीसी में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किंगडम ऑफ इजराइल बनाया था पैलेस्टीनियन लैंड में। और उधर उन्होंने वो अपना फर्स्ट टेम्पल बनाया था, और उसके बाद से इनकी ये सारी हिस्ट्री आगे चलती रहती है। तो उसके बाद फिर जैसे कि पहले भी हिस्ट्री में जिक्र हुआ था कि इनका ये फर्स्ट टेम्पल रहा। देन 600 या 600 साल कबल मसीह में बख्त नसर ने इनके ऊपर अटैक किया, वो फर्स्ट टेम्पल खत्म हो गया। देन उसके बाद फिर दोबारा इनका सेकंड टेम्पल बनाया किंग हेराल्ड ने। उसके बाद ये तकरीबन वो 600 साल तक कायम रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, एंड उसके 70 साल के बाद रूमी बादशाह टाइटस ने उन पे अटैक किया, एंड वो सेकंड टेम्पल फिर खत्म हो गया। अब उसकी सिर्फ वेस्ट वॉल दीवारें गिरिया बाकी है। और उसके बाद से ईसाई जो है वो सारी दुनिया में यहूदी सारी दुनिया में तितर बितर हो गए, वो फैल गए, उनका कोई एक मुल्क नहीं रहा। लेकिन इसी वजह से उनका ये एक है नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, ये उनका सॉर्ट ऑफ स्लोगन था। यहूदियों का कोई एक मुल्क नहीं। ये बात है यहाँ पे काबिले गौर कि यहूदी कभी वहां से फलस्तीन से खत्म नहीं हुए थे। कुछ ना कुछ अमाउंट में वो थे, वेरी स्मॉल परसेंटेज, 6%, 8% थे जरूर, लेकिन उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गए थे और उनका कोई मुल्क नहीं था। एंड बेसिकली यहूदियों और ईसाइयों की आजकल जो दोस्ती नजर आ रही है ये अलग बात है, लेकिन ईसाई यहूदियों के सबसे बड़े दोस्त थे। रीजन बीइंग क्योंकि उनका ये मानना था कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करवाया था। एंड देखा जाए तो जब तक रूमियों ने अटैक किया, ईसाइयों ने अटैक किया यहूदियों पे, तो यहूदियों की हालत बहुत बुरी थी। लेकिन जब 7th सेंचुरी में अरब्स आए पैलेस्टीनियन में, तो यहूदी ने सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ गुजारी उस वक्त।
तो लेकिन अगर हम इसके क्लेम की बात करें कि ये क्लेम किस हद तक दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि 3,500 साल से ये जमीन हमारी है, तो उसमें बात यह है कि इनके ऊपर ये भी यहूदी जो है वो नेटिव नहीं थे उस लैंड पे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत मिस्र में हुई थी। उसके बाद जब इनको हुक्म दिया गया कि अल्लाह की राह में किताल करो, तो इन लोगों ने इनकार किया। एंड कुरान में ये आयत है कि फिर ये 40 साल तक उस सहरा में भटकते रहे। तो वो सहरा सहराए सेना था, सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का पार्ट है, और उसके साथ फिर वो बहरा कुलजम जो आगे जाके नहर सवेज में दो खलीजों में बट जाता है। एक वो खलीज सवेज है, सवेज कैनाल, और उसके पार जो है वो सिनाई पेनिनसुला, एंड फिर उसके साथ इसराइल है। तो ये भी वहाँ के नेटिव लोग नहीं थे। नेटिव्स जो हैं वो मैंने जितना सर्च किया वो लेविनाइट्स और कैनानाइट्स थे। कैनानाइट्स के बाद फिर ये वहां से आपके यहूदी पास आए इसकी हैं। सोर्स है जो आपने सर्च किया है, उसकी सोर्स है ना आपके पास? जो आपने कहा डॉक्यूमेंट है मेरे हाँ मेरे पास। हाँ मेरे पास हैं। ठीक है, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं। आपने आफ्टर आफ्टर यू डन आप चैट में भेज दीजिएगा डॉक्यूमेंट, इफ एनीबॉडी ठीक है, वांट्स टू। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो लैंड एज सच किसी से बिलोंग नहीं करती अनलेस कि आप उसको कॉन्कर करें। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया कि ये जो सॉवरेनिटी होती है, लैंड सॉवरेनिटी, क्योंकि ना मैं इसकी एक मिसाल ऐसे देती हूँ। एक हर लॉ का ना एक स्टैचू ऑफ लिमिटेशन होता है। स्टैचू ऑफ लिमिटेशन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मलेशिया में ना सिविल क्राइम्स के स्टैचू ऑफ लिमिटेशन 6 ईयर्स की है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी शख्स पे चोरी का इल्जाम लगाया है और 6 साल तक वो मुलजिम नहीं पकड़ा जाता, और 6 साल की मुद्दत गुजरने के बाद अगर वो मुजरिम आ जाए, तो आप उसके ऊपर आपका क्लेम इनवैलिड हो जाता है, आप उसके ऊपर मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो मैं बेसिकली ये चेक करना चाह रही थी कि कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ होता हो लैंड क्लेमिंग का, लैंड ओनरशिप या लैंड सॉवरेनिटी का। तो वो ये है कि वो रीजन टू रीजन रीजन वेरी करता है, ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर मैंने लैंड ओनरशिप के लॉज देखना शुरू किए ऑटोमन एम्पायर से। तो ऑटोमन एम्पायर जब थी तब यहूदियों को इजाजत नहीं थी। पैलेस्टीनियन लैंड जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आती थी। उस वक्त गाजा, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप कुछ भी नहीं होता था, ये पूरा का पूरा पैलेस्टीनियन लैंड थी। लेकिन 1858 में लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया था ऑटोमन एम्पायर ने। उसका पूरा डॉक्यूमेंट नेट पे अवेलेबल है और मैंने उसका हवाला डाला भी हुआ है। उसमें ये था कि उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत लैंड परचेजिंग को अलाउ कर दिया था। यानी पहले ऑटोमन एम्पायर में वहां के लोकल्स भी, कोई एक बंदा या कोई एक इंस्टीट्यूट लैंड को ओन नहीं करता था, ना ही वो ट्रांसफरेबल होती थी। काफी सारे लोग मिलके, काफी सारे इंस्टीट्यूट मिलके एक लैंड को देखते थे और वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली सल्तनत के अंडर ही होती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद लोग उस लैंड को खरीद सकते थे, बेच सकते थे, इनहेरिट कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन ज्यूस को बहुत बहुत लिमिटेड अमाउंट में ये इजाजत मिली थी। उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो ये तो बात हो गई इनकी कि लैंड ओनरशिप जो ये कह रहे हैं। तो बेसिकली लैंड ओनरशिप का ये जो बेसिस है वो ठीक है इनकी, 3,500 साल पुरानी वाली। लेकिन जो क्लेम है कि ये है हमारी ही, वो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ इनवैलिड इस तरह से हो जाता है कि उसमें बाद में इतना स्टेटमेंट फतूहात हुई और अरबों फेलिशियस के हो गई। पास रही। आप ये देखो, ये जी। स्टेटमेंट फेलिशियस हो गई, लाइक फैलेसी हो गई है कि हम्म। आप फिर ये अपील टू पिटी में आएगा ना, कि आप अपील टू पिटी कर रहे हो, आपकी बात में फैक्ट्स नहीं है, मतलब रीजनिंग आपकी ठीक नहीं है, रीजनिंग एरर है, यू यस, जस्ट मैं पहले से इमोशनली। अप्लाई करने में बहुत वीक हूँ। वो जहाँ पे जो अप्लाई करे मैं आई वुड इसलिए बी एक्सप्लेन हैप्पी कर के रही हूँ जो भी ना कि अप्लाई। ये यस। ये फैलेसी इस वजह से बनती है क्योंकि जो आप कह रहे हो ना वो सिर्फ एक इमोशनल रिस्पॉन्स है कि हमारा लैंड था। अगर आप रीजनिंग में एग्जैक्टली। आओगे तो आप उस चीज को नहीं साबित कर सकते, तो द स्टेटमेंट इज फेलिशियस। तो ठीक है, फिर दिस इज उनकी हाउ ये इट। वाली बात तो अब हमने यस डिस्कस कर ली कि जो लैंड ओनरशिप का उनका पॉइंट था, और जो वो कहते थे कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, वो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। ये हमेशा से ये बात कहते आए हैं पूरी 18वीं सदी में, 19वीं सदी में। अब उनका नेक्स्ट क्लेम, नेतन्याहू ने नेक्स्ट बात ये की थी कि अरब्स लेफ्ट अ बैरन लैंड, के लैंड बिल्कुल एम्प्टी थी, कोई उसमें रहता नहीं था। उसमें उन्होंने मार्क ट्वाइन का कमेंट उसमें किया और वो सारा कुछ। तो मैंने उसमें जूश वर्चुअल लाइब्रेरी उनके अपनी एक है, और उसमें उन्होंने जो है पॉपुलेशन स्टैट्स दी हुई हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि 1918 में जो पॉपुलेशन थी पैलेस्टीन की, वो 3 लाख थी, और उसमें सिर्फ 8% ज्यूज थे। और यस। 1947 में
वो 32% ज्यूज थे और 1948 में वो 82% ज्यूज हो गए। लेकिन उसमें जाहिर है ज्यूज इमिग्रेशन हुई थी, और ज्यूज इमिग्रेशन अगर आप देखें तो ज्यूज की जो वो इमिग्रेशन थी वो इमिग्रेशन के भी 19 स्टैट्स हैं, वो लास्ट सेशन में एग्जैक्टली मैंने है, वो ब्रिटिश ने एग्जैक्टली काउंट किया। 1919 से 23 में 30,000 मूव किए थे फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, और 1924 से 1926 में सिर्फ पोलैंड से 50,000 ज्यूज जो है माइग्रेट किए थे फ्रॉम पोलैंड टू पैलेस्टीन, और 1933 टू 1936 में 1 आफ्टर लाख ज्यूज हॉलोकॉस्ट ने। बताया ना, ये तो आफ्टर वो वर्ल्ड वॉर हॉलोकॉस्ट तो 1 कितने हुए? लाख आफ्टर हॉलो, वो 1933 से 1936 के दरमियान 1 लाख थे। 1 लाख, फिर भी इतना ही नहीं है, 1 लाख इज नथिंग, ठीक है। लाइक एज और कम्पेयर इसमें टू भी फलस्तीनियों का जब यस, आपको डेटा मिलता है ना, अगर आप उससे कंपेयर करो तो फिर भी कम है। हाँ, जो जूइश वर्चुअल लाइब्रेरी है ना, उसमें भी उन्होंने, जब आप उनकी स्टैट्स देखे ना 1948 में, एकदम से आपको लगता है कि 82% ज्यूज हैं, तो लेकिन उसमें वो 82% ज्यूज इसलिए हैं क्योंकि उसमें उन्होंने जो पैलेस्टीनियन डिस्प्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं या जो अरब्स हैं उनको काउंट ही नहीं किया हुआ उस पॉपुलेशन में। हम्म हम्म, इसलिए वो फिर जाहिर है ऑटोमेटिकली परसेंटेज ज्यूज की हाई हो जाएगी। ठीक। सेकेंडली उनका था कि अरब्स लेफ्ट अ बैरन लैंड, और उसमें सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें एक टीएल थी, उन्होंने शेयर की थी पिक्चर्स के ऐसे, मतलब ये माना है क्योंकि वहां पे डेजर्ट था तो जाहिर है हम्म, वहां पे आबादी कम थी, ये सब मानते हैं, लेकिन बिल्कुल वहां पे कि कोई था ही नहीं या कोई रहता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहां की पॉपुलेशन स्टैट्स बेसिकली इतनी एक्यूरेट इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में एज सच सेंसस उस तरह से होता नहीं था। सेकेंडली जो वहाँ के लोग थे वो सही सेंसस में पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे कि इस तरह से उनके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, और मल्टीपल रीजन से। तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू आती है कि इतनी उसमें पॉपुलेशन होगी। इसी तरह इन्होंने ये कहा कि मार्क ट्वाइन का कमेंट उन्होंने किया, तो मार्क हम्म, ट्वाइन ने वो मैंने उनकी बुक देखी थी, उसमें उन्होंने वाकई ये कमेंट किया हुआ है कि इट्स अ बैरन लैंड। वो उनका कमेंट उनका ठीक है। सेकेंडली कमेंट उन्होंने ठीक कहा कि है बट पैलेस्टीन, यू कैन नॉट, देखिए कमेंट ठीक है, यहाँ पे पैलेस की आप अपील टू अथॉरिटी लगा सकते हो कि जस्ट बिकॉज मार्क ट्वेन सेड, ठीक है। तो यू कैन हम्म नॉट, आपको फिर या तो आपको डेटा ज्यादा लेकर आओ आप, या फिर एक बंदे का ना लेकर आओ आप, 10-12 लोग जो हम्म वहां पे उस वक्त जो न्यूज थी वो डेटा लेकर आओ। आप एक बंदे को तो कह के नहीं ना बात मनवा सकते आपने, क्योंकि उसने अपनी बुक में लिखा है, तो वो इसी फिर तरह आप यस, सीजेपीएमई की जो फैक्ट शीट है उन्होंने पूरी दी हुई है, उसमें उन्होंने नेट इमिग्रेशन तक निकाली हुई है कि किस ईयर में कितनी इमिग्रेशन हुई और ज्यूज कितने थे उसमें और नॉन ज्यूज कितने थे। तो वो हम्म, उन्होंने इवन 90% जो है ना 1940s के एंड पे 90% ज्यूज इमिग्रेशन हुई है इन द जो नेट इमिग्रेशन थी। ओके। नॉन ज्यूज के कोई इमिग्रेशन नहीं, लेकिन जो 90% ज्यूज की इमिग्रेशन हुई है। सेकेंडली वो ये कहता है कि पैलेस्टीनियन कहते हैं कि हम 1000 साल से यहाँ पे हैं, तो ये उनका क्लेम रॉन्ग है। तो इसकी तो मुझे कोई बेसिस ही उसके समझ नहीं आई। जाहिर है आप इसराइल आप नाम दे रहे हैं या किंगडम ऑफ इसराइल, आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो भी बनाया था, लेकिन है तो उस जमीन का नाम पैलेस्टीन ही, और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो पैलेस्टीनियन ही होंगे। और 7th सेंचुरी में तो अरब्स आ गए थे। तो अब इवन मुस्लिम्स भी जिस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं कि इतने 1000 साल से हम हैं, तो मुस्लिम्स का क्लेम भी वैलिड हो जाता है, जिसमें जेपी ने फिर कहा कि वेस्टर्न लॉ है या कॉमन प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी लैंड को ओन करते हैं और अगर आप उसमें फिर कंट्रीब्यूट भी करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। हाँ तो इस तरह तो ये ये क्लेम दोनों का बन जाता है। 7th सेंचुरी से अरब्स भी आ गए थे, तो फिर हम भी 7th सेंचुरी से वहां पे है, वो लैंड हमारी भी है, तो ये उस तरह से बिल्कुल इनवैलिड सा उनका हो जाता है। फिर उन्होंने ये कहा कि एक बड़े मजे की उन्होंने बात की कि जब हमने अपनी स्टेट डिक्लेयर की तो कोई सिंगल अरब रेफ्यूजी नहीं था। लेकिन ये मैं यहाँ पे इससे हट के उनको दाद जरूर देना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने बातों को जो है एक्सप्लेन किया है ना, कोई भी कन्विंस हो सकता है। उन्होंने रिवर्स बात सॉर्ट ऑफ ठीक भी हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि जब हमने स्टेट डिक्लेयर की तो उस वक्त कोई अरब रेफ्यूजी नहीं था, लेकिन अगर आप यूएन के डाटा उठा के देखें तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही बेसिकली 1948 में इसराइल की
इसराइल ने खुद को डिक्लेयर किया एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे, तो साथ ही 5 अरब ममालिक ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया था। और वो पूरी एक साल जंग चली थी 1948 से 1949, और उसके नतीजे में 7 to 7.5 लाख पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज यूएन ने डाटा दिया है। और आज का भी उनका एक डाटा है कि आज भी नहीं, कितने ये वो रेफ्यूजी की उसको कह रहा है ना, बेसिकली ये कहता है कि अरब कंट्रीज से लोग आना शुरू हो गए। तो ही डजंट टॉक अबाउट फलस्तीनियों की बात नहीं कर रहा ये, और आसपास की भी जो कंट्रीज थी ना, ये उनके रेफ्यूजी कह रहा है कि वो भी हाँ, आके उसने रहना शुरू कर थे। ये उसने उससे भी मतलब ये उसने स्टेट डिक्लेयर करने से पहले बात की है कि जैसे जैसे हम लोग आना शुरू हुए और हमने इस जमीन के ऊपर काम करना शुरू किया और हमने इसको इकोनॉमिक पावर बनाया और इसको इस प्रॉस्पेरिटी दी और सारा कुछ दिया, तो इर्द गिर्द के जो अरब कंट्रीज थे वहां के लोग इमिग्रेंट्स आना शुरू हो गए। उन्होंने बेसिकली हमें कॉलोनाइज किया और आज वो कहते हैं कि हम इस जमीन के दावेदार। या बेसिकली ये उसका ये क्लेम कहता है ना टोटली कि रॉन्ग है। फलस्तीनी तो थे ही बहुत कम, ये तो दूसरी कंट्रीज एग्जैक्टली से आए हुए सारे। हाँ, एग्जैक्टली तो ठीक। उसी पे वो फिर हम पॉपुलेशन स्टैट्स उसको देते हैं कि फलस्तीनी कहाँ और किस टाइम पे आपसे कम थे। हमेशा जो है परसेंटेज पैलेस्टीनियन अरब्स की ज्यूज से ज्यादा ही रही है। इवन अच्छा। 1947 का यूएन पार्टीशन प्लान भी था, उसमें भी यूएन की जो था कि ज्यूज जो है वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन बनाते थे, और जो इसराइल का टोटल एरिया वो 6% एरिया ऑक्यूपाई करते थे। लेकिन स्टिल जब उन्होंने पार्टीशन प्लान दिया था तो वो 45% अरब्स को दिया था और 55% ज्यूज को दिया था। एंड दिस इज वाई ज्यूज उस पार्टीशन प्लान से बहुत ज्यादा खुश थे, एंड दिस इज वाई पैलेस्टीनियन ने उसको रिजेक्ट किया था। क्योंकि ये अभी भी इन्होंने भी और बाकी ज्यूज भी इस बात को बड़ा वो एज एन एविडेंस यूज करते हैं कि हम तो 2 स्टेट थ्योरी ऑप्शन देते हैं। जब हमने एक्सेप्ट की तो पैलेस्टीनियन ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है उस 2 स्टेट थ्योरी को या पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट ना करके। तो बेसिकली पैलेस्टीनियन के उसको एक्सेप्ट ना करने की वजह यही थी कि उस वक्त भी 2/3 जो हैं वो मुस्लिम से पैलेस्टीनियंस एंड 1/3 ज्यूज थे, और उनको एरिया जो दे रहे थे वो 45% दे रहे थे। सेकेंडली फिर उन्होंने यही कहा कि 2 रिफ्यूजीज के अरब्स एग्रेशन की वजह से ही हुआ। उन्होंने कहा कि वो रिजल्ट को कॉज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की वजह से हमने अटैक किया, जबकि ये वजह नहीं थी। उनके अटैक करने की वजह से रिफ्यूजीज आए, और 2 तरह के रिफ्यूजीज हुए। एक वो जो अरब कंट्रीज में जूस थे वो हमारे पास आए, और जो हमारे पास पैलेस्टीनियन अरब थे वो साथ अरब कंट्रीज में गए। तो 2 तरह के रिफ्यूजीज प्रॉब्लम अरब एग्रेशन की वजह से बने हैं। इस ओके। तरह उन्होंने फिर मैं ये वही अरब थोड़ा इमिग्रेशन कॉलोनियलिज्म की बात जी। सेकंड पार्ट पे आना चाह रही हूँ। सेकंड पार्ट पे वो जो आपने पावर वाली बात पीस की थी, थ्रू स्ट्रेंथ। पीस टू स्ट्रेंथ, या दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो अब के हालात है ना, अब जो हो यस रहा है। तो वो उन्होंने सेकंड इसका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है। वो जरा एक तो पहले एक्सप्लेन करें सबको कि वो क्या करना चाह रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडी। तो आप एक्सप्लेन करो सिंपल वर्ड्स में कि इस वक्त वहां पे क्या इशू है। इस वक्त या मैं ठीक है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली ये उन्होंने मतलब वो कहा जो है कि गाजा, नहीं नहीं, हम्म गाजा मैं वहां पे लाना चाह रही हूँ ना कि इस वक्त उन्होंने गाजा के साथ किया क्या हुआ है, ठीक है। और अच्छा उसके बाद उसके डू लिए ना थोड़ी सी यू यस वो हिस्ट्री वाला। देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हिस्ट्री अच्छा ऐसे ठीक। है कि जैसे अब पहले अरब इसराइली वॉर हो गई 1948 से 49 में। ओके, एक साल हो गया, 5 अरब कंट्रीज थे, लेकिन स्टिल इसराइल की छोटी सी सल्तनत ने उसको हरा दिया। ओके फाइन। उसके बाद 1956 में मिस्र में नासिर हुक्मरान आया और स्वेज कैनाल पे ना उसने कहा कि मैं इसराइल का ये बंद कर दूंगा। इसराइल ने यहाँ से गुजर इसराइल ने यूएन और फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र पे अटैक कर दिया, और उन्होंने बीच में पड़ के ताकि अब आइंदा हमेशा के लिए स्वेज कैनाल इसराइल की तिजारत के लिए कभी भी बंद नहीं होगी। ओके फाइन, ठीक हो गया। 1967 में फिर 6 डे वॉर उसको वो कहते हैं, वो अरब इसराइल की एक और वॉर हुई थी। उसमें 6 डे वॉर में अगेन पहली जो है ना एयर स्ट्राइक इसराइल की तरफ से ही हुई थी, और उसके नतीजे में उसने सिनाई पेनिनसुला भी ले लिया था। देन उसके बाद मिस्र ने उसको 1979 में एक्सेप्ट कर लिया, उसने सिनाई पेनिनसुला उसको वापस कर दिया। उसके बाद फिर 1964 में अरब कंट्रीज ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि ये पैलेस्टीनियंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं,
और फिर हाँ। यासिर अरफात और जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे yitzhak राबिन 1992-1993 में ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए, ऑस्लो अकॉर्ड्स 1, ऑस्लो अकॉर्ड्स 2। उसमें ये था कि हम सॉर्ट ऑफ पार्टीशन प्लान को रखेंगे जारी, कि जो यूएन ने पार्टीशन प्लान दिया था, यूएन का पार्टीशन प्लान ये था कि इसराइल को एक मुल्क दे दिया था, देन वेस्ट बैंक, गाजा, ये मुसलमानों के हिस्से थे, बाकी इसराइल हम्म। था, और यरूशलेम जो था वो यूएन के अंडर रहेगा, क्योंकि ये 3 कम्युनिटीज के मानने वालों के लिए होलीएस्ट प्लेस है। लेकिन ये जो वॉर्स हुई है ना बीच में, जो 1967 की अरब वॉर थी ना, 1948 वाली में हुआ ये था कि गाजा इजिप्ट के पास चला गया था, वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया था। 1967 की जो 6 डे वॉर थी, इसराइल ने उसमें गाजा पे भी कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला पे भी कब्जा कर लिया। हम्म। अब जब सिनाई पेनिनसुला तो उसने 1979 में वापस कर दिया, जब मिस्र ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, इसराइल को, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक ये उसके पास है। अब वेस्ट बैंक में, जो कि मुसलमानों का पार्ट था, और ईस्ट यरूशलेम, अब उसने वेस्ट बैंक में इसराइल ने अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद पीएलओ आई, फिर ये ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए कि पीस ट्रीटीज साइन हुए, दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला, लेकिन उसके दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा थे, फलस्तीन में भी और इसराइल में भी। तो उनके प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया गया, एंड उसके बाद आई गवर्नमेंट इसकी, नेतन्याहू की, और जो ये कह रहे हैं हम पीस टॉक करें, पीस टॉक करें, बेसिकली इसने उस ओस्लो अकॉर्ड से यू टर्न ले लिया था। ओस्लो अकॉर्ड हुए, इसराइल ने अपनी किसी भी बात पे अमल नहीं किया, ना उसने हम्म। अपनी सेटलमेंट से मूव की, ना उसने अपनी फोर्सेस हटाई। दिस इज वाई हमास की एंट्री हुई। जब हमास की एंट्री हुई तो हमास, लोगों को यही था, लोगों का पैलेस्टीनियंस का इसराइल हमास पर से हमास एतबार उठ एक्सप्लेन गया। करें, नोबडी नोबडी नोज हमास हाँ, को एक्सप्लेन। बेसिकली दो दो अथॉरिटीज हैं पैलेस्टीनियन में, सर, जो पैलेस्टीन की रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पीएलओ, जो कि 1964 में अरब कंट्रीज ने बनाई थी। पहले उसको भी टेररिस्ट ग्रुप कहा, लेकिन बाद में उसको यूएन ने पैलेस्टीनियंस का रिप्रेजेंटेटिव तस्लीम कर लिया। लेकिन मैं एक डेट भूल गई, 1987 में, जब मैं बता रही हूँ कि जब ये वेस्ट बैंक और गाजा पे कब्जा कर लिया, तो उस टाइम पे एक मिलिटेंट ग्रुप समझ लें, कि जिसके पास जो असलहे के थ्रू ना गोरिल्ला वार करते थे बेसिकली इसराइलियों पर, एक और ग्रुप सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले पीएलओ जो है वो तो बहुत दब रही है, इसराइल को ये भी करने दे रही है, ये भी करने दे रही है, जबकि हमें तो पूरे का पूरा फलस्तीन चाहिए, हमें इसराइल इतना परसेंट भी नहीं चाहिए फलस्तीन में। तो हम्म। इन्होंने, ये ग्रुप एंटर हुआ, एंड जो बेसिकली रॉकेट फायर और जो सारा कुछ गाजा स्ट्राइक और गाजा स्ट्रिप पे जो सारी हमले और जो एयर स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, वो हमास और इसराइल के दरमियान हो रही होती हैं। जो गाजा स्ट्रिप पे आज वो पूरी की पूरी हमास के अंडर है, वो पीएलओ के अंडर है ही नहीं। और जो और वेस्ट बैंक में हमास को इन्होंने क्या डिक्लेयर किया हुआ टेररिस्ट है? ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ है, हमास को इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ और वो ये भी कहा हुआ है कि वो फंडेड बाय ईरान है। ठीक है, तो ये है। यस, इनका मसला है कि भाई वो यस। ईरान क्योंकि हमास को फंड करता है, इस वजह से वो जो हमास है, अगर हम उसको हुकूमत बनाने देंगे गाजा में, तो वो ईरान आ जाएगा, वो टेररिस्ट ग्रुप है। तो यस, तो या अब ये है कि क्योंकि इसराइल ने अपनी सारी बातें किसी पे नहीं माना, लोग हमास की तरफ हो गए, तो बाद में जब इलेक्शन फलस्तीन में जो भी हुए, उन्होंने हमास को सपोर्ट किया। अब गाजा स्ट्रिप पूरी हमास के अंडर है, और जो वेस्टर्न बैंक में वेस्ट बैंक जो है पूरा, वो पूरा का पूरा फलस्तीन का पार्ट है ही नहीं अब, क्योंकि उसमें जगह 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 इसराइली सेटलमेंट्स हैं, और उसके इर्द गिर्द अब इसराइल ने पूरी दीवारें, चेक पॉइंट्स बनाई हुई हैं। यानी कि वो कुछ ऐसा सा एरिया है कि आप एक जगह पे खड़े हैं तो आप इसराइल में हैं, 2 किलोमीटर चल के आप आगे जाएंगे आप फलस्तीन में हैं, फिर 2 किलोमीटर चल के आगे जाएंगे आप फिर इसराइल में हैं, फिर 2 किलोमीटर आगे चल के जाएंगे आप फिर फलस्तीन में हैं। तो अब उन सेटलमेंट्स को खत्म करना भी इंतहाई मुश्किल है। तो जो बेसिकली मसले मसाइल होते हैं, वो गाजा और इसराइल के दरमियान जो एयर स्ट्राइक्स, रॉकेट लॉन्चिंग होती है, वो गाजा की तरफ से होती है, और वेस्ट बैंक में सॉर्ट ऑफ पीस है। लेकिन अभी जो हमने रिसेंटली भी देखा था, इंस्टाग्राम पे भी पूरी सारी हमने वो शुरू हुआ था कि इसराइल ने हमला कर दिया है गाजा स्ट्रिप पे, और वो सब कुछ वो ऐसे हुआ था कि मार्च में 2021 में ईस्ट जेरूसलम के साथ वो जगह है शेख जर्रा। तो इसराइल की जो कोर्ट थी, उसने
कह दिया था कि इसराइलियों को यहाँ से इवैक्यूएट कर जाएं। उनको कुछ टाइम लिमिट दी गई और बस कहा गया कि इवैक्यूएट कर जाए। तो इसी तरह ये जो इनकी नेतन्याहू के सारे क्लेम्स हैं वो यहाँ पे सारे रॉन्ग प्रूव होते हैं कि ना कोई रिफ्यूजी है और ना हम उनके अगेंस्ट पावर यूज करें और हम पीस प्लान करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने शेख जर्रा था ही पैलेस्टीनियंस का, उन्होंने कहा कि इसको इवैक्यूएट कर जाएं और उसके नतीजे में फ़लस्तीनियन ने प्रोटेस्ट किया एंड देन इसराइली फौजी अल-अक्सा मॉस्क में गए और फिर वो सारा स्ट्राइक्स वगैरह शुरू हो गई। ओके, सो अब इस वक्त जो है वो हमास अगेंस्ट इजराइलीज हैं। अब यस इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो है ना, जो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाली, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है, लेकिन वो ये करंट जो चीजें हो रही है ना उस पे है। वो आप वीडियो देखोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो जो उसकी हाइजीन बहुत गंदी है वीडियो की, लेकिन उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। वो वो चेंक की है, चेंक वर्सेस डेनिस, या ये लास्ट में मैं आपको सेंड करती हूँ। लारेब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आपकी एक्सप्लेनेशन में अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सिंपल वर्डिंग थी, तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में भी पूछें ताकि अभी क्लियर हो जाए। रिसर्च मैं का फर्दर भी इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ अभी। हाँ, क्वेश्चन पूछ लें फर्दर। मैं चाह रही हूँ कि अदनान यस ने जो रिसर्च की हुई है, हम लोग थोड़ा सा वो भी सुन लें ताकि हम लोग फिर उसको अलाइन कर सकें। ठीक है, हो सकता है कि उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो हम मिस ठीक कर है। रहे हो। ठीक है, अदनान प्लीज आप अपनी रिसर्च जो है वो भी आप भी शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम। आप आपको अनम्यूट ही मेरी आवाज़? रहिएगा। ठीक है। जी अदनान, आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है? ओके, ठीक है। जी और अदनान। बेसिकली जैसे कि हिटलर ने क्या नाम है जूस को जर्मन और यूरोप से निकाल दिया था, तो फिर वो क्या नाम है 1947 शॉर्ट मेमोरी आई गेस, और जब Jewish refugees arrive in Palestine with a banner proclaiming that कि जर्मनी ने हमारी फैमिलीज और हमारे घर बर्बाद कर दिए, तो क्या आप भी हमारी उम्मीदों को तोड़ देंगे? तो फिर ये उनका प्रोग्राम था और ये बैनर उनके हाथ में जब वो क्या नाम है पैलेस्टाइन के बॉर्डर पर थे। ठीक है, और ये जो एक थोड़ा सा है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1941 टू 1948 स्पैन ऑफ 8 years 259 टेररिस्ट अटैक्स वर कंडक्टेड बाय Jewish टेररिस्ट बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन थी ज्यूइश की, इग्नोन, स्टैन गैंग एंड हगना। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थी जो काफ़ी फेमस थी और जो फेमस बॉम्बिंग हुई थी जेरूशलम में द किंग डेविड होटल। ठीक है, जो हुआ था 22 जुलाई 1946 पे, और ये इग्नोन ने कंडक्ट किया था। और ये जो लीडरशिप थी, मेनाशेम बिगन नाम है इनका, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन अगर सही ले रहा हूँ, मेनाशेम बिगन, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसराइल के। और इस बॉम्बिंग में 91 इनोसेंट पीपल जो थे वफात पाई थी, जिसमें से 28 ब्रिटिश थे, 41 अरब थे एंड 17 जूस थे और 5 दूसरे थे। ठीक है, और जो इग्नोन गैंग थे उन्होंने अरब की ड्रेसिंग की हुई थी टू शो दैट कि इस बॉम्बिंग के पीछे मुस्लिम्स हैं। ठीक है, बट जो रिस्पॉन्सिबल बंदा था इस सारी स्टोरीज के पीछे मैचन में बिगिन था, और जो वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट जो हिस्ट्री में था ब्रिटिश मैंडेट में, 91 पीपल जो किल्ड हुए थे, और ब्रिटिश ने भी इसको वन ऑफ द बिगेस्ट क्या नाम है क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है, और लेटर ऑन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, और इसको नोबेल प्राइज भी मिल जाता है। एक बंदा टेररिस्ट है, जैसे मोदी को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, काफी बैन थे, अमेरिका, यूके, यूरोप, हर जगह बैन था। आज भी इक़्तिदार में, फुल पावर में वो। जी जी। यस, ये नोबेल प्राइज पर ही आप बात कर रहे हो अदनान। इनको जो सपोर्ट मिलती है ना, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। अब ये जो हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं हिस्ट्री की और अभी चल क्या रहा है, अभी हम लोग बात करेंगे सपोर्ट की।
जैसे एक चीज मैं पॉइंट यहाँ पे रेज करूं, जैसे अभी लारेब ने बताया कि इसराइल ईरान के खिलाफ क्यों है, कि वो कहता है हमास जो है वो, ईरान जो है वो फंड करता है हमास को, और हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है फलस्तीन में, ठीक है, जो टेक ओवर करना चाहते हैं। अगर उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो वो उनका जो है वो नैरेटिव ये है कि सारे इजरायलीज यहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो इस वजह से हम उनको टेक ओवर नहीं करने देते, इस वजह से हमारी लड़ाई चल रही है। एक ये पॉइंट है जो सबके सामने। अब कुछ लोग, काफी लोग बल्कि, जो मोस्टली अफगानिस्तान वाले, या अगर आप देखें तो काफी लोग ये भी कहते हैं कि इसराइल एंड ईरान आर सेम, लाइक टुगेदर। ये लोग चीजें ये क्रिएट कर रहे हैं, असल में ये लोग दोस्त हैं, और ये सारा जो इन्होंने ये सारी अनस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई खुद की हुई है। ये एक सिर्फ एक थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये साथ नहीं है। अब रिसेंटली भी कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप लोग जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो रिसेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं, अभी ये रिसेंट भी नेतन्याहू का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उसने एक कॉरिडोर बना के दिखाया कि हमने ये सारे कंट्रीज कनेक्ट करनी है। उसका सऊदीया के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं, ईरान के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं, दैट वी ऑल्सो नीड टू सी, क्योंकि ये तो वीडियो है पुरानी। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कि काफी मुझे मैसेजेस में देखने को मिल रही है। एवरीबडी इज सेइंग कि बहुत अच्छी रिसर्च थी, काम अच्छा किया। अब अगर आप लोग ये देखें कि इस सेशन का मकसद ये नहीं है कि आपने नॉलेज गेन करना है। इस सेशन का मतलब ये है कि इस सेशन के थ्रू जो आप नॉलेज लर्न करते हैं वो आपने शो करना है, ठीक है। मैंने ये रिसर्च की है, ये देखें, मैंने ये पढ़ा है। अगर तो आप सिर्फ एज अ स्पेक्टेटर यहाँ पे आ रहे हो तो फायदा नहीं है। स्पेक्टेटर में आपको ये आज की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप रिसर्च करना शुरू नहीं करोगे, क्रिटिकल एनालिसिस खुद करना शुरू नहीं करोगे, तो आप लोग फिर यहाँ पे सिर्फ सुनने ही आओगे कि दूसरे की रिसर्च क्या है तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपका सिर्फ जो है ना एंगल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, कि अगर तो हिस्ट्री हमने बतानी होती तो हम ये वीडियो आपको करने के लिए ना देते। हम लोग वीडियो लेके बैठते और सारी हिस्ट्री आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू करवा देते। लेकिन क्यों मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ती हूँ, क्यों मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि रिसर्च करें, ताकि आप लोगों को रिसर्च करनी आए, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। जितनी आप लोग रिसर्च करोगे और अपने ग्रुप्स में डिस्कशन करोगे ना, उतना ही आप लोगों को चीजें समझ आना शुरू होंगी। अभी बहुत कंफ्यूजन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो हमारे 3-4 जो सेशंस हुए हैं, इसके 3 सेशंस हुए हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो 2-2 3 दिन लोगों ने भी अगर एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है, और हमें समझ आई ये चीजें। इसका मतलब है कि अगर हम ढूंढेंगे, चीजें पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएंगी। मेरा पॉइंट, आई गेस, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा हो कि हर बंदे ने रिसर्च करनी है, चाहे थोड़ी सी करके आए। एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट उसमें से उठाएं, उसको रिसर्च करें। कोई उसने डेट बोली, कोई उसने बंदे का नाम बोल रहे हैं, उसको छोटी छोटी चीजें रिसर्च करना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें, सिर्फ सुनने के लिए ना आए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कभी हो जाता है कि एक वीक आपने रिसर्च की, एक वीक नहीं की, बट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। सो खुद आप करोगे, खुद रिसर्च करने के बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, और जब आप उसको शेयर करोगे, अभी लारेब ने जितनी इंफॉर्मेशन शेयर की है, उससे हुआ ये है कि उसका अपना जो है अपना नॉलेज और गेन हुआ होगा। बिकॉज वही बात है ना, टीच करने से कितने परसेंट हम लोग रिटेन करते हैं? 90% डेटा हम लोग रिटेन करते हैं जब हम आगे टीच करते हैं, ठीक है। लेक्चर से सिर्फ 5% हम लोग लर्न करते हैं, रिटेन होता है हमारे दिमाग में। सिर्फ सुनने से, सिर्फ एक लेक्चर से 5% होता है। विजुअल से बढ़ता है, उससे आगे बढ़ता है। और जो सबसे ज्यादा डेटा रिटेन हम लोग करते हैं वो टीच करने से करते हैं। इसीलिए जो इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है वो दावा का और टीचिंग का और नॉलेज आगे बढ़ाने का, पढ़ने का और पढ़ाने का, वो इसीलिए है। अगर आप साइकोलॉजी में भी देखो तो 5% लेक्चर से आप जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन गेन करते हो। रीडिंग से आप 10% गेन करते हो। ऑडियो विजुअल से आप जो है ना 20% गेन करते हो। डेमोन्स्ट्रेशन से आप 30% गेन करते हो। ग्रुप डिस्कशन से आप 50% नॉलेज गेन, लाइक रिटेन भी करते हो, गेन भी करते हो। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस बाय डूइंग। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो, जैसे आप खुद रिसर्च करोगे, तो 75% हो जाएगी। एंड देन teaching others 90%. So this is the rule to information retaining, कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में कितनी ज्यादा रखनी है, वो इस तरह है। तो अगर आप ये लेक्चर सुन के जा रहे हो खत्म, तो आपके पास सिर्फ 5% रिटेन रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज सेशंस।
कि रिसर्च करनी है, ग्रुप डिस्कशन करनी है, उसके बाद दूसरों को टीच करना है। और मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको बिल्कुल आप कंटिन्यू करें जो भी आप कह रहे थे, उसके आप बाद हम। बेसिकली जब भी जी। इंसान कोई गुफ्तगू करते उसकी बेसिस में जा जाता है, फाउंडेशन क्या है, ये मामलात हुए क्या है, और हर बुराई के पीछे है कौन, जो ये सारे क्या नाम है आज जंगो फसाद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो उसकी बिगनिंग देखी जाती है, और जो आज अरूज पर है वो कौन है। तो ये सारे मामलात की जो न उस टाइम पे जो इतनी बड़ी गैंग्स थी, जो इतने बड़े बुरे काम करते थे, आज अरूज पर वो है, या जो एनोसेंट लोग हैं जो किल्ड हुए थे, या जिनको अभाव इस तरीकों में मारे गए थे, जिन्होंने वेलकम किया था, ये उनके साथ बुरा हुआ। तो बेसिकली पर्पस ये होता है। और जो रिसर्च के बारे में थॉमस सूरज हैं एंड एवी हम्म। शालेम है, जिनकी आप गूगल पे जाएंगे, आप अब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी उनके लिंक भी शेयर किए हैं। इसराइल है चाइल्ड ऑफ टेरर, उन्होंने और उनकी एक बुक भी है, आप पैलेस्टाइन हाईजैक, जिन्होंने ईच एंड एवरी पॉइंट विद एविडेंस सारा कुछ मेंशन किया, जिन्होंने और जिनको नॉम चॉम्स्की ने भी क्या नाम है इंडोर्स किया कि इन्होंने सही बातें की, और उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी क्या नाम है थोरे कैलॉस के साथ आज सारी कन्वर्सेशन की है। तो ये और एवी शालम, ये दोनों ऑथर हैं, पब्लिशर हैं और रिसर्चर भी हैं, जिनकी पूरी रिसर्च ही पूरी जिंदगी पैलेस्टाइन और जूस के इश्यूज पर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी भी वहाँ पे गुजारी है। तो ये सारा मकसद ये, और एक जो BDS वेबसाइट है, ये भी टॉम थॉरिस की है, जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे आपको हर किस्म की डिटेल मिलेगी कि क्या हो रहा है, करंटली क्या हो रहा है और पहले क्या हो रहा है। और एक पैलेस्टाइन की वेबसाइट है, आप palestine.recommend.com, जहाँ पे आपको रिसर्च से रिलेटेड हर मवाद मिल जाएगा, एक मुस्लिम की एक नॉन मुस्लिम की, आप कंपेयर करें, काउंटर पार्ट करें यार, कौन सा बंदा क्या कह रहा है। और ठीक है, और जो 1917 की डिक्लेरेशन हुई थी, कि जैसे कि इसराइल कह रहा है कि हमारे यहाँ तो कोई पैलेस्टाइन का बॉर्डर ही नहीं था, तो भाई 1917 की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो डिक्लेरेशन हुई थी वो किस बात पर हुई थी? अगर क्या नाम है बॉर्डर नहीं थे, जो ब्रिटिश गवर्नर ने फैसिलिटेट किया था कि हम इसको जूश को पैलेस्टाइन में जगह देंगे, घर बनाए देंगे, फुल फैसिलिटेट करेंगे। और इस सिलसिले में डेविड ऑर्लैंड मोरे, जो को फाउंडर हैं ग्रीन बफेलो स्टेट के, और उन्होंने कहा है कि इसराइल हैज रिसीव्ड 146 बिलियन ऑफ यूएस टैक्स पेयर एज नवंबर ऑफ 2020। ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है? कि लोगों को मारने के लिए जा रहा है। और ठीक है, 1973 टू 1991 a massive sum of 460 460 बिलियन ऑफ यूएस फंड हो गया है जूश को। तो ये क्या जूश ने इसमें क्या किया? वहां पे तो हम आए दिन देख रहे हैं बम्बिंग हो रही है, और एक जो फोटो है आप इनाया नेटफली हैं जो मीडिया को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेम पिक्चर है एक फिलिस्तीन के, और उसमें क्या नाम है कमेंट आता है, वो अपना व्यू देता है, और एक हनाया आता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट या क्या कहते हैं मुलायम करते हैं पिक्चर्स को। बिल्कुल रिसेंटली आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, एक जूश आर्मी पर्सन है, वो खड़े हुए हैं और उनके पास एक छोटा बच्चों ने पानी पिला रहे हैं। ठीक है, और सामने एक यंग लेडी हैं, वो आई थिंक बेगिंग कर रही है, कुछ मांग रही हैं। जो पैलेस्टाइन की तस्वीर थी, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वो जो छोटा बच्चा वो जूश है, तो उनके साथ इनका बर्ताव कितना प्यारा है। और सामने क्या कहते हैं जो लेडी है वो पैलेस्टीनियन है, मुस्लिम है, और वो उस बेचारी को जरूरत है, और कोई उसके साथ क्या नाम है कोई उसकी अपील सुन ही नहीं रहा। और फिर इसी पिक्चर को हनाया ने जो बेसिकली सोशल मीडिया को रन करते हैं, उन्होंने इस पिक्चर को कैसे मुलायम किया। उन्होंने इन दोनों को एक जो बच्ची थी उसको लेडी से कनेक्ट करके कि इनकी बच्ची है, और जो यूएच जो आर्मी पर्सन है बच्ची के साथ मोहब्बत कर रहा है, और क्या नाम है कोऑपरेट कर रहा है अच्छी तरह कर। तो ये चीजों को मुलायम करते हैं, ये नहीं कि मुस्लिम मुद्दों को पैलेस्टाइन का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होता, आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा यार, ये कैसे चीजों को मुलायम कर रहे हैं और सिंपल चीजों को डिफिकल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कैसे झूठ बोला जा रहा है। जैसे अबू जर गफारी के साथ हुआ था, उनको मारने लग गए कुरैश वाले ने, तो एक साहब भी आए फौरन फौरन यार क्या ये सारी ट्रेड जो इनके रास्ते से गुजरती है, तो आपको ये मद्देनजर रखना चाहिए। सारे पीछे हो गए। तो और फोर्स के मुताबिक 267 जूश जो रिचेस्ट हैं, जो
अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, रियल एस्टेट में, वेबसाइट, गूगल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जूस ने, और 26 टॉप रिचेस्ट हैं। ठीक है, अब जब ये 267 को आप टेक आउट कर देंगे तो अमेरिका तो पीछे हट जाएगा, उसके पास तो कुछ रहेगा नहीं। तो हर बंदे को अपना फीडबैक देखना पड़ता है, यार मैं काम पे हूँ। तो पैसा और जो रूल ऑफ, जिस चीज को हम रूल करते हैं, पावर करते हैं, पावर और पैसा बहुत बड़ी चीज है। आप किसी का भी नैरेटिव यूं सडनली चेंज कर सकते हो। और MNS BC की, BC पे भी पूरी क्या नाम है, पैलेस्टाइन का जो नक्शा है, सॉरी हाँ, जो नक्शा सारा क्या नाम है बताया गया कि 1946 में वो जो पूरा जो नक्शा था पैलेस्टाइनियन से भरा हुआ था। और 1947 में विद इन 1 ईयर वो ग्राफ कहाँ से कहाँ चला गया। और जब 1949 टू 1967 मजीद कम हो गया। और ये सिलसिला चलता रहा। ये क्यों कम हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है कि भाई अगर आप यहाँ पे रहने आए थे, अगर ये बुरे लोग थे, तो ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए, कहाँ चले गए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेज। और हजबिल्ला 1983 जो जूश की थी, जो पूरा ये मीडिया कंट्रोल करते हैं अमेरिकन का, हर जगह, जैसे अल्ताफ हुसैन कराची का मीडिया कंट्रोल करता था, सडनली हर चैनल बैन हो जाता था। और जो कितने बड़े बन हमले, और रिसेंटली 52 करोड़ की पेनल्टी लगी अल्ताफ हुसैन को टैक्स ना पे करने पर। तो यार जो 16,500 ये बनते हैं कि ये भाई ये इतना पैसा आप लोगों के पास आया कि आप तो क्या कहना है, कराची की गरीब आवाम है, आपके साथ जो बुरा सलूक हुआ है, तो ये कैसे अदनान, जी जी अदनान, बोलिए। हम वीडियो पे वापस आ सकते हैं? हाँ, यू आर एक अबाउट टू मिनट, प्रेजेंट दोस फैक्ट्स। एक हम थोड़ा सा मिनट। मैं डिट्रैक्ट हो गए। ये कहने, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, आ रही है। मैं यही कहने वाली थी कि एक तो वीडियो पे वापस आते हैं। दूसरी चीज ये कहने लगी थी मैं कि रिसर्च की बात हो रही थी, और उसकी बात हो रही थी कि वी आर नॉट डूइंग रिसर्च, जो मैं कंटिन्यू कर रही थी कि सब ने रिसर्च भी करनी है, ग्रुप में डिस्कशन भी करनी है। और मेरे पास 2-3 मैसेजेस आए हैं उस वक्त कि हमसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला एक तो सेशन देखें। दूसरा एक टिप मैं आपको दूंगी, अगर आपसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, आपको रिसर्च हो जाती है, उसके बाद उसको बताना नहीं आता, तो सिर्फ एक बंदे को पकड़ें, ठीक है, और उसको बताना शुरू करें। एक बंदे से 2 बंदे करें, अपने फ्रेंड्स जिसमें आप कंफर्टेबल हो उनमें प्रेजेंटेशंस दें। ठीक है, अपने ग्रुप में जो जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, 2 बंदे 2 बंदियां, आप उनको मीटिंग में बुलाएं, उनको प्रेजेंट करें। ठीक है, उनके बाद जो है ना, फिर ग्रुप को प्रेजेंट करें, ग्रुप के बाद एंड यू कैन प्रेजेंट हियर। तो दिस इज द टिप। तीसरी चीज, एक वीडियो मैं लिंक में भेज रही हूँ, जो कि अब आपने देखनी है। टॉपिक यही है उसका भी, ठीक है, लेकिन उस पे बात हो रही है इस वक्त क्या हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, वो इस वक्त का मतलब पिछले साल, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि अब क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि काफी चीजें चेंज हुई हैं, ये इसराइल और ये जो फलस्तीन वाला इशू है, इसमें काफी चीजें चेंज हुई हैं। जो इसराइल ने टेक्निक पकड़ी हुई है, वो ये पकड़ी हुई है, उसने नेतन्याहू ने इस वीडियो में कहा भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पीस थ्रू पावर की जो बात की थी लारेब ने भी, कि हम लोग फलस्तीन को हमने छोड़ दिया, हम उनके साथ मुज़ाकरात या कुछ इस तरह के काम कर ही नहीं रहे, हमने नहीं करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बाकी अरब कंट्रीज को अलाइन कर रहे हैं अपने साथ। जब सारे अलाइन हो जाएंगे तो ये तो छोटी सी चीज रह जाएगी ना, वो स्ट्रैटेजी। वो कह रहे हैं हम पीस लेकर आना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से वो पीस लाना चाह रहे हैं, लेकिन हम पावर बढ़ाएंगे अपनी, तो पीस खुद ब खुद आ जाएगा। हम लोग फलस्तीनियों को के साथ जो है ना कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग बाकी सारी कंट्रीज के साथ अलाइन हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली प्रेशर में आके फलस्तीन का तो कोई उसमें रह ही नहीं जाएगा, अगर हम इस बाकी सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस इंटरव्यू के बाद जो इसकी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, वो भी आप देखिएगा, जिसने नहीं देखी तो देखिएगा। उसने उसमें एक कॉरिडोर बनाया है कि हम लोग ये सारी कंट्रीज जो है ना वो अटैच करने लगे, और यहाँ से कॉरिडोर जो है ना हम लोग बनाएंगे इसका, पूरी पूरी मिडल ईस्ट का। सो यू गाइज नीड टू सी दैट एज वेल, वो वीडियो भी। और अब वीडियो लिंक जो है मैं चैट में ही सेंड कर देती हूँ, इस वीडियो को भी देखें। और अब कोई क्वेश्चंस हैं तो वो यहाँ लिखें। आई वुड लाइक के लारेब अदनान दोनों ने प्रेजेंट किया, और भी कोई उनके आंसर्स देना चाहे, जिन चीजों में आपको कंफ्यूजन्स रह गई हैं वो करें। नूरुलैन वांट्स टू से समथिंग। नूरुलैन, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, और मैं लिंक भेज रही हूँ। उसके बाद में चैट अभी नहीं, बाद में बंद करते हैं। आप कोई क्वेश्चंस हैं किसी की तो पूछ लें।
Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Actually, I prepared the entire वो documents, मुझे screen share करनी थी और वो Yes, आप arguments करो और स्क्रीन counter शेयर। एक मिनट arguments ठहरो, देने थे। एक मिनट ठहरो। अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है ना तो मेरे साथ पहले अलाइन हो जाया करे। जैसे लारेब के साथ भी मैं अलाइन हो गई थी, अदनान के साथ भी जो है ना वो आ गया था, मुझे पता लग गया था कि इन दोनों ने प्रेजेंट करना है। सो मुझे पहले से पता होगा Okay. ना कि कौन कौन सा पार्ट कर रहा है। अच्छा, नूरुलैन आप को होस्ट हो, आप शेयर कर लो स्क्रीन। Okay. Um, okay. Is it visible now? यस। Okay. तो first of all, ये जो first point था about Mark Twain, Palestine was a vast land. I discussed this point with Ikra. If you want me, I can go through it again. लेकिन लारेब ने बहुत अच्छा इसे explain किया था। मैं बस थोड़े से facts वो रखना चाहूँगी कि ये जो pictures मैंने share किए हैं यहाँ पे one is a pre-Nakba picture जहाँ पे लोग जो हैं वो harvest कर रहे हैं wheat in basin, और दूसरी picture जो है वहाँ पे women हैं वो harvest कर रहे हैं cotton। तो ये तब की pictures हैं जब occupy होने से सालों पहले की pictures हैं। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो एक बैरिड लैंड था। और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो 1867 में लिखी थी मार्क ट्वेन ने। और मार्क ट्वेन एक हाँ एक वो एक पब्लिशर हैं, एक लेक्चरर हैं, ऑथर हैं, लेकिन उसकी एक वर्थ है, वो जो कुछ बोलता है, लेकिन हम उसे उस सेंस में नहीं ले सकते बिकॉज उसने कोई रिसर्च नहीं की हुई थी, उसने कोई वहाँ का डेमोग्राफिक और एग्रीकल्चर कोई मेकअप जोग्राफिक मेकअप नहीं बताया। ठीक है, कोई स्टेटिस्टिकल डेटा उसने कोई भी ऐसी शेयर नहीं की है। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन रिसर्च, it was just based on whatever he went in those geographical locations and whatever he saw over there. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी तब हिजाज में और पैलेस्टाइन में। पूरा एक रेलवे सिस्टम था, मैंने ये शेयर किया था लास्ट टाइम कि वो अरेबिया से कॉन्स्टेंटिनोपल और फिर पैलेस्टाइन जाता था। और वहाँ पे फ्रूट्स और डेट्स, आज भी सिट्रस जो है वो वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट है जहाँ पे वो ट्रेड के वो सारी चीजें ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो एक बैरन लैंड हो और वहाँ पे कोई ना हो। और फिर मैंने नीचे जो है मैंने पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स निकाली थी, और ये है हिस्टोरिकल पैटर्न ड्यूरिंग ब्रिटिश मैंडेट 1940 की पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो है तब सेंसस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ 2 साल में हुई थी, एक 1922 में और एक 1931 में। ठीक है, तो बाकी जितने भी तो फॉलोइंग ईयर्स हैं वहाँ पे एस्टिमेशन दी जा रही थी। और जो अगर हम 1940 का देखें तो टोटल पॉपुलेशन वहाँ की आ रही है 1.1 मिलियन, 1.5 से अबव है, 1.5 मिलियन से अबव है। तो यहाँ से हमें पूरा ये स्टेटिस्टिकल डेटा उसकी पॉपुलेशन का मिलता है। तो दिस इज द एविडेंस दैट आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, और लारिफ ने बहुत अच्छा इसे एक्सप्लेन किया है। और फिर नीचे एक और उसके पॉइंट्स हैं और जो बड़ा फनी है एक्चुअली वो कहता है इफ यू टुक ओवर समबडीज अपार्टमेंट, नॉक देम डाउन एंड डिस्पोजेस देम, और फिर वो अपना एक क्लेम करते हैं, उनकी प्रोजनी जो है वो अपना क्लेम करती है कि ये हमारी सरजमीन है, हमें वापस आना है। तो यहाँ पे मजे की बात यह है कि वो हिस्ट्री का सिर्फ वही सिलेक्टिव चीजें उठा रहा है जो उसके आर्ग्यूमेंट को फेवर करें। ठीक है, इसे इसके चलो हम रियल मोजेस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम उससे भी अगर पहले जाएं तो याकूब अलैहिस्सलाम वाज कॉल्ड इजराइल, राइट? तो वो था किंगडम ऑफ इजराइल, राइज हुआ था 1080 BC में। और उससे पहले भी है कि याकूब अलैहिस्सलाम वाज बोर्न इन द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन, लेकिन फिर उनके फादर इसहाक और उनके फादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो वो कहाँ, वो तो बिब्लिकल हमें स्क्रिप्चर से भी मिलता है। कि मैंने एक एंसन रेजी जो है उनका वो पढ़ा, छोटा सा आर्टिकल है अ फ्यू पेजेस का, तो वो मैंने निकाल के पढ़ा। तो उसमें भी मुझे यही चीज समझ आई कि वो उन्होंने पॉटरी की वो पिक्चर्स निकाली थी कि ये देखें इनका जो आर्ट का काम हुआ है किस तरह हुआ है। जैसे अगर हम पाकिस्तान से कोई आर्ट का काम करें, ट्रक आर्ट जैसे फॉर एग्जांपल हम लें, और ऐसा कोई आर्ट का काम हम बाहर जाके करें तो रिकग्नाइज हो जाएगा कि दिस आर्ट इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस तरह से वहां पे उन्होंने जो पॉटरी का वो पूरा दिखाया है कि किस तरह से ये इन लोगों को रिजेंबल करता है कि उनका आर्ट वर्क है। तो वो उसने जेनेटिक्स उससे भी रिसर्च बताया कि अगर हम जेनेटिक्स में भी जाएं तो वहां से
ये चीज प्रूफ हो सकती है कि दे नेवर बिलोंग टू द लैंड ऑफ कनान। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कनान वाज एक्चुअली, ये भी बाइबल से ही में मिलता है, केनन वाज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, और वो नूह अलैहि सलाम के जो थे वो ग्रैंडसन थे। ये जेनेसिस 16 में हमें मिलता है। ठीक है, और फिर वहां से जो है ये कैनानाइट्स होते हैं, और इसमें सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर, एक मैप भी दी है। ठीक है, सीरिया, जॉर्डन, वो सारा इलाका जो है केनान का होता है, जहाँ पे पैलेस्टाइन आता है, लेबनान आता है, तो ये सारे केनान में आते थे। तो ये तकरीबन इस किंगडम ऑफ इजराइल जो है वो पॉपअप करता है इस खत्ते में 1080 BCE। ठीक है, लेकिन उससे पहले 50 इयर्स पहले यहाँ पे फिलिस्तीन्स आते हैं। और इसमें से भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये मिलती है कि द नेम फिलिस्तीन इटसेल्फ, इट कम्स फ्रॉम एन इजिप्शियन टर्म। फिलिश्त और फिलिस्तिया जो कहते हैं वो इन्वेडर्स को कहते हैं। उन इन्वेडर्स को जो अभी जिन्होंने इन्वेड किया है, आज जिसे हम गजा कहते हैं, द लैंड ऑफ गाजा, तो ये वाला लैंड जो है इन्होंने इन्वेड किया था। ठीक है, तो वो इन्वेडर्स को कहते थे फिलिस्तिया और फिलिस्ट। तो वहां से ये टर्म जो है फिलिस्टाइन, ये आपको नजर आएगा लाइट ग्रे कलर में, जो कोस्टल एरिया की तरफ है, फिलिस्टाइंस। तो ये जो थे 50 इयर्स पहले आए थे कि व्हेन किंगडम ऑफ इसराइल वाज फाउंडेड इन पैलेस्टाइन, उससे 50 इयर्स पहले आए थे। तो अगर वो इन्वेडर्स थे तो आप भी तो इन्वेडर्स ही हो। तो आप क्यों अपने आप को इन्वेडर्स तस्लीम नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि वी हैव अ क्लेम? तो यहाँ पे जाके उनका जो ये क्लेम जो है ये भी बोगस हो जाता है, इट्स अ बोगस क्लेम। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि एंशियंट जो इजिप्शियंस थे वही कनान को रूल करते थे। ठीक है, समटाइम्स कनान वाज इंडिपेंडेंट बाय इटसेल्फ, और एट टाइम्स इट वाज अंडर इजिप्शियन एम्पायर, और वहां पे ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश करता था। तो आई वुड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो कहता है कि द अरब्स केम इन द 7th century एंड किक्ड आउट द जूस फार्मर्स। ठीक है, विच इज अ ब्लेटेंट लाई। कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं? मैंने फिर ये निकाला द गोल्डन एज। ठीक है, दिस इज स्मॉल आर्टिकल ऑफ 11 पेजेस। मैंने उसका बस फ्रंट पेज जो है वो स्क्रीनशॉट पे एज एन एविडेंट रखा है कि मार्क आर कोहन जो है उन्होंने ये लिखी है, और वो कहते हैं कि I have marked it. ठीक है, highlighted. Jews occupied a permanent niche within the hierarchical social order of Islam, and though marginalized, they were not ostracized or expelled. ठीक है, तो उन्हें कोई किक आउट नहीं किया गया था, उन्हें कोई निकाला नहीं गया था उस सरजमीन से, बल्कि ये तो कॉन्ट्रास्ट भी बताते हैं कि जूस जब मुस्लिम्स के साथ रहते थे तो उन्होंने क्या क्या चीजें जो है, उन्होंने सोशल ग्राउंड्स भी चीजें एंजॉय की हैं, पॉलिटिकल ग्राउंड्स भी चीजें एंजॉय की हैं, लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में वो जब क्रिश्चियंस के साथ रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीजों से वो जो है वो पीछे उन्हें रखा गया था, और उन्हें उनकी जगह याद दिलाई गई थी। तो ये बहुत अच्छा, इसमें से तो मुझे और भी रिसर्च करने को और मटेरियल मिला है, द उमर पैक्ट वो मिला है करने को। तो आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज जितना हम उसको हिस्ट्री को जो है अनफोल्ड करते जाएंगे। सो इट वाज द गोल्डन एज जिसकी वो एक बात कर रहे हैं। और नेतन्याहू के जो फादर हैं, ठीक है, उनके जो अब्बा जान है, वो कहते हैं कि उन्होंने, वो जो है हिस्टोरियन है, मुझे सॉरी मुझे हंसी आ रही है, वो एक हिस्टोरियन है, और उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो जूस हिस्ट्री इन द गोल्डन एज ऑफ स्पेन में है। ठीक है, तो ही नोज क्वाइट वेल कि वो क्या बोल रहा है, एंड ही नोज दैट ही इज लाइंग। तो फिर यहाँ से जो है उनका एक बहुत बड़ा झूठ जो है वो पकड़ा जाता है। तो क्योंकि उस एरा में, गोल्डन एज में, वो जो लर्निंग जो थी, दे वर लर्निंग विद लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, लिटरेचर, पोएट्री, आर्किटेक्चर, ये बहुत ज्यादा फ्लरिश करी थी बिटवीन 17 टू 13th और 14th सेंचुरी। और लास्ट पॉइंट मैंने जो निकाला है वो ये है कि माय फादर टोल्ड मी, व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक ओपिनियन यू टॉक अबाउट जस्टिस। आपको जब भी पब्लिक ओपिनियन के बारे में बात करनी हो तो इंसाफ से तुम काम लो, एंड यू टॉक, जो हक है सिर्फ वही बात करो। और अगर जो है यू हैव टू आर्ग्यू अबाउट द जस्टिस, अबाउट द कॉज, एंड फॉर दोज फॉर हु आर इनजस्ट डू द सेम। जो झूठ बोलते हैं, जो चीट करते हैं, वो भी तो यही काम करते हैं जो आप अगर करते हो जस्टिस के लिए, आप तो हक पे हो। और who cheat, sorry, the people who lie, cheat and present themselves as moralists while they blow up babies deliberately.
ठीक है, ये वो लोग हैं जो चीट करते हैं, लाई करते हैं, आप तो फिर भी हक पे हो और अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि वो इखलाकियात का जो है वो पुतला है। ठीक है, और वो असल में वो यही लोग हैं जो बच्चों के कातिल हैं। तो हाउ वुड ही एक्सप्लेन द मास मर्डरिंग, जो वो मास मर्डर कर रहा है पैलेस्टाइन में, एंड ही इज किलिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, विमेन, इवन एल्डरली। तो उसे कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि वो क्या हक में, किसी के हक में बात कर सकते हैं? और अगर हम इसे लें कि वो हक में बात कर रहे हैं ज्यूइश पीपल की, ठीक है, तो वो तमाम जूस को तो जूस भी नहीं समझते। इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो हमें मिलती है एवी श्लेम की। एवी श्लेम एक अरब जू हैं, जो वो अपनी जबान से कहते हैं कि हम जब इसराइल में आए, मैं इराक से था, मैं अरबों के साथ एक कल्चर शेयर कर रहा था विच इज द अरब कल्चर। जब हम यहाँ पे आए, क्योंकि बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी इराक में, जब हम पैलेस्टाइन पहुंचे, तो वहां पे जो है हम उस तरह से कंसिडर नहीं हुए जिस तरह से एशकेनाजिक जूस कंसिडर होते हैं, और वो होते हैं जो टर्की, इटली और रोम की तरफ से आए हुए होते हैं। तो फॉर देम वी आर जस्ट, इट्स जस्ट बाइनरी, लाइक या तो आप ज्यू हो या तो आप जो है वो अरब हो। इट इज, देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। इसीलिए वो तो हमें पसंद ही नहीं करते, और हम बीच में लटके हुए हैं कि मुसलमान समझते हैं हमें जायनिस्ट है, हालांकि हमें जायनिज्म पसंद हो या ना हो, और वो समझते हैं कि हम जो हैं अरब जूस हैं, और वो हमें तस्लीम नहीं करते उस जगह। तो आप मतलब किसकी राइट्स की बात कर रहे हो? आप तो, आपके पास खुद एक बस एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जो इस सुप्रीमेसी को एंजॉय कर रही है। यू आर नॉट इवन फॉर द एंटायर जूइश कम्युनिटी। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिस पे मैंने रिसर्च किया, एंड ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट। अब आप अपनी स्क्रीन बेसिक, लेट मी टेक द राइट्स अवे। ओके, अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में लिखें, और आप भी अनम्यूट रहें। लारेब, आप भी अनम्यूट कर लें, अदनान, ताकि लेट मी अनम्यूट। जी कुछ कहा आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी, गो अहेड। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, विलियम एम डॉट मैथ्यूज का, वो आर्टिकल था बेल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में और ब्रिटिश मैंडेट के बारे में। तो उसमें से शायद का टाइम के साथ हमारे पास नहीं है पूरे डिटेल में जाऊँ, बस एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ज्यूस ने एक तरह की कॉग्निटिव थेरेपी की थी 1910 से 1920 के बीच में। उस वक्त के जितने भी प्रोमिनेंट फिगर्स थे ना, यानी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अंदर जितने भी जो प्रोमिनेंट लोग थे, जो बड़े बड़े फिगर्स थे जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था पैलेस्टाइन के अंदर, पैलेस्टाइन के डिसीजन मेकर्स जो थे, डिसीजन होल्डर्स जो थे, उन पे बड़ा एक मैं सोचता हूँ कि बेहतरीन तरीके से ना ज्यूज ने वहाँ पे एक वॉरफेयर स्टार्ट की हुई थी, एक प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट किया हुआ था। और लाइक कुछ जायनिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बुक्स और आर्टिकल्स लिखे थे इस बात पे कि ओनली पॉसिबल सोल्यूशन जो ब्रिटिश के पास है वो ये है कि पैलेस्टाइन में वो ज्यूज को एक सेपरेट होमलैंड दे दें। तो खैर इसके अलावा ये था कि इवन ज्यूज ने ये एग्रीमेंट तक कर लिया था कि हम 10 मिलियन एजेंट सर्व करेंगे ब्रिटिशर्स को। पेश कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि हम 10 मिलियन एजेंट पेश करेंगे ब्रिटिशर्स को। तो मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे लीडर जो थियोडोर हर्जल है उसकी मोरालिटी क्वेश्चनेबल होती है? यानी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप जिसे अपना लीडर मान रहे हैं उसकी तो मोरालिटी यहाँ पे चैलेंज हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं यार, ये एक लाइक नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट था, नेशन, एक नेशन का इंटरेस्ट था, तो इसलिए उसे ये काम करना पड़ा, तो हम इसे कैसे लेंगे? मेरा क्वेश्चन भी हो गया।
Okay, would like to give an opinion? Larib, Adnan. अच्छा मैं जैसे इसमें मैं नमाज के लिए लेट हो रही है, क्या मैं ऐड कर दूं क्योंकि नमाज खड़ी होने वाली है। मैं बोलूं? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 अदनान। बोलिए आवाज आ रही बोलिए, है। we are जी waiting. मैं ये कहना चाह रहा था जो जिस दिन सामने एब्सेंट थी मिस मजिया ने आई थिंक ये सेशन लिया था, तो उस टाइम मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड सारे पॉइंट अपने जितने भी जो मैंने बता दिए थे। आज मैंने थोड़ा हिस्ट्री को रेस किया, तो इस तरह दोनों का मिलाप अगर सेम बात उस दिन जो की थी आज भी करते तो सेम हो जाती, इसलिए थोड़ा डिफरेंट एंगल पेश किया था। बस यही कहना चाह रहा था और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं उनका क्वेश्चन जरा कोई रिफ्रेश कर सकते कि वो ट्यूडर हर्सल की किस चीज को क्वेश्चन कर रहे थे? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब थियोडोर हर्जल ने कहा कि 10 मिलियन ज्यूज हम एज अ एजेंट दे सकते हैं ब्रिटिशर्स को अगर वो हमें अलाउ कर दें पैलेस्टाइन के अंदर, एज जी जी। लाइक सेपरेट होमलैंड अगर हमें दे दें, हम्म। तो मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे इस लीडर की मोरालिटी क्वेश्चनेबल होती है, या इसे ऐसे कवर मार दिया जाएगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट है, पूरी नेशन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ठीक है यार, जस्ट लेट इट गो। ठीक है ठीक है। अच्छा मजे की बात, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये दोनों पार्ट्स पे जाते हैं। मोरालिटी की तो क्या ही बात करें, बेसिकली मैं सबसे पहले कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सेमेटिज्म, एंटी सेमेटिज्म एंड जायनिज्म। सेमेटिज्म इज मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग जूइश, या फेवरिज्म या फेवरेटिज्म टू जूइश इज सेमेटिज्म, और जो हॉस्टाइल है, जो उनके अगेंस्ट है, उनको वो एंटी सेमेटिज्म का नाम देते हैं। और जायनिज्म एक प्रॉपर मूवमेंट थी, और ये थ्योडर हर्जल के दौर से में इसने पॉपुलैरिटी गेन की थी, लेकिन ये स्टार्ट वहां से नहीं हुई थी। 1870 से ही कुछ लोग, कुछ ऑथर्स थे जो कि ज्यूस के लिए एक सेपरेट होमलैंड की बात करते थे, उनको लवर्स ऑफ जायन कहा जाता था। और 1881 में जो है वो फर्स्ट लार्ज स्केल माइग्रेशन हुई थी ज्यूस की इनटू जेरूसलम। अब बात ये आ जाती है कि थ्योडर हर्जल ने इस चीज को बहुत अपनी किताब लिखी है, और उसकी एक बुक है द जूइश स्टेट। मैंने कल उसका इंग्लिश तर्जुमा पढ़ा, एंड आप वो बुक पढ़ें तो यू विल बी अमेज्ड कि उसने एक छोटी से छोटी बात को डिस्कस किया है। इवन उसने ये कन्विंस किया है कि अगर आप हमें ज्यूज को एक सेपरेट होमलैंड देते हैं तो क्रिश्चियन कंट्रीज को इसका कितना फायदा होगा। और उसने उसमें डिस्कस किया है कि कैसे ट्रांसफरेबल गुड्स का डिसाइड किया जाएगा, कैसे नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स को डिसाइड किया जाएगा, लैंग्वेज क्या होगी, फ्लैग क्या होगा, हर चीज को उसने डिस्कस किया है। सेकेंडली कि व्हाई डिड क्रिश्चियन सपोर्टेड ज्यूज। अब इसमें ना दो चार बातें आ जाती हैं। ये वाली बात तो कहीं पे आती नहीं है उसके बाद के 10,000 एजेंट्स दूंगा। मुझे जो पॉइंट्स मिले ना वो 3 रीजंस थे क्रिश्चियंस के इनको सपोर्ट करने के बैलफोर डिक्लेरेशन में। और वो 3, एक तो एलाइज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो सेंट्रल पावर्स वर्सेस एलाइड पावर्स के दरमियान हुई थी। सेंट्रल पावर्स थे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड जापान, और एलाइड्स में फ्रांस, ये ब्रिटेन और ये चीजें थी। और वो बेसिकली वो चाहते ये थे कि जो अमेरिकन और रशियन ज्यूज हैं, हम ज्यूज को बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए उनको एक होमलैंड का रास्ता दिखाएं, एंड उसके जरिए वो जो अमेरिका और रशिया में ज्यूज रह रहे हैं वो जाके उनकी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करें, वो हमारे एलाइज बन जाएं, जो कि बाद में वो बन भी गए थे। तो पहला उनका पॉइंट ये था। सेकंड, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए था कि अगर इसराइल बन जाता है तो अगेन वही स्वेज कैनाल के थ्रू उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना था। एंड थर्ड जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है वो रिलीजियस पॉइंट था। रिलीजियस पॉइंट ऐसे कि जैसे हमारे फिरके, ऐसे क्रिश्चियंस के ना कुछ फिरके हैं, उनमें इवेंजेलिकल्स और बैप्टिस्ट जो है ना, उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और वो बिलीफ ये है कि ज्यूज आर द प्रॉमिस्ड पीपल एंड द पैलेस्टीनियन लैंड इज द प्रॉमिस्ड लैंड। ये तो हमें भी पता है कि अर्ज़ फलस्तीन यहूदियों को इनाम के तौर पे दी गई थी। उनको कहा गया वही जो कि अल्लाह की राह में किताल करो, एंड 40 साल वो सहरा में भटकते रहे, उसके बाद जो उन्होंने जमीन फतह की वो यही जमीन थी। तो उनका इवेंजेलिकल्स का बिलीफ ये है कि जब तक सारे यहूदी इसराइल में यानी फलस्तीन में जमा नहीं हो जाते तब तक मसीह नहीं आएगा। एंड बेसिकली उनका साथ ही ये भी मानना है कि जब मसीह आएगा तो
तो वो सारे के सारे यहूदियों को मार भी देगा। तो आयरॉनिकली वो उनकी हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनको पता है कि इन्होंने खत्म हो जाना, तो इसलिए दो स्पेस पहले थ्योडोर हर्जल ने भी अपनी बात में, अपनी बुक में दो जगहों का जिक्र किया कि या अर्जेंटीना या फिर पैलेस्टाइन में हमें एक अपना मुल्क बनाने की इजाजत दी जाए। तो अर्जेंटीना के उसने फर्दर बेनिफिट्स बताए थे, एंड लेकिन पैलेस्टीन तो जाहिर है उनकी होली लैंड थी, और इस वजह से फिर जो आप अगर आप गौर करें हिस्ट्री में, तो जो हार्ड कोर जायनिस्ट थे ना, उनमें से कुछ हार्ड कोर जायनिस्ट क्रिश्चियंस थे। तो क्रिश्चियंस का ऐसा क्या बेनिफिट था ज्यूज की हेल्प करने में? तो बेसिकली उनका बिलीफ है ये, और उस बिलीफ की वजह से वो ज्यूज की हेल्प करते हैं। एंड ज्यूज का बिलीफ, बात फिर आगे हिस्ट्री में आगे निकल जाएगी। आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट। ओके, थैंक यू लारैब। और अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की डिस्कशन का जो मकसद था वो यही था कि हम सब अपनी रिसर्च शेयर कर सकें यहाँ पे, और एक दूसरे से डिस्कस कर सकें इस टॉपिक को। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग भी अपनी अपनी रिसर्च करें इस टॉपिक पे और उसे शेयर करें। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है, और अगर पूछ नहीं सकते तो आप फीडबैक फॉर्म आपको शेयर कर दिया गया है, उसमें अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। और कोई आपकी कंप्लेंट्स हैं या फिर कोई सजेशंस हैं तो वो भी फीडबैक फॉर्म में आप बता सकते हैं हमें। और फीडबैक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसे ज़रूर 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 उसको देखें और उस पर एक सीरियस होके उसको ना फिल करें, ताकि हमें पता लग सके कि आप लोगों के सजेशंस क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं, और क्वेश्चंस भी वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने। और अब किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कर लें। फहमिद, यस फहमिद। ओके, मोहम्मद ज़िशान, प्लीज़ अनम्यूट। यस मोहम्मद ज़िशान, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। हनीफा। My question is, will it be feasible to say that चूंकि उस वक्त का जो माहौल था कि Christian joined the Jews, कि वो इतना मारे गए थे, उनका इकोनॉमिकली इतने डाउन थे, they had no choice but to join the Jews in supporting them. This is my question. Could that be possible? इस हवाले से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने एक पढ़ा था कि जर्मनी में, उसको मैं उसके डेप्थ में नहीं गई थी, कि ज्यूज हमेशा बिजनेसमैन रहे हैं और पैसा तो इनके पास शुरू से ही बहुत रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ना इनकी कन्विंसिंग पावर्स बहुत अच्छी थी। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे टू द सोसाइटी। लेकिन जो उस वक्त के टाइम था ना, जो उससे भी 1990 से पीछे हम 1800 में जाएं, तो जूस को बहुत मार पड़ी है, इवन क्रिश्चियन से सबसे ज्यादा। जर्मनी में एक लॉ पास हुआ था एट द एंड के जो जूस हैं वो नॉन जूस लोगों से इवन शादी भी नहीं कर सकते, और उनसे हर तरह का लेन देन, और सेकेंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे उनको ट्रीट किया जाएगा। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो मैंने बात की है, वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो मुझे स्वेज कैनाल पे मिला था। फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्वियसली हो सकते हैं। ज्यूज हमेशा से अमीर रहे हैं और अभी भी वो सारी दुनिया के सरमाए को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए अभी भी अमेरिका बैकआउट नहीं कर सकता। दो कि अभी जब रिसेंटली 2021 में इसराइल ने गाजा या वेस्ट बैंक पे जो भी हमले किए हैं, उसमें यूएन की जो डिक्लेरेशन और यूएन जो असेंबली हुई है, उसमें उन्होंने इसको साफ साफ इलीगल करार दिया है, और इसको एक क्रिमिनल वॉर क्राइम भी इसको मेंशन किया है। तो कह सकते हैं आप कि इस वजह से क्रिश्चियंस ज्यूज को सपोर्ट करते हैं। Jazakallah khairan. Appreciate that.
ओके, अगर किसी का और भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, या अगर आपने अपनी रिसर्च शेयर करनी है। ओके देन सेशन को एंड करते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग 2 थिंग्स कि रिसर्च अपनी भी करें, और दूसरी चीज़ जो नोट करनी है आपने वो ये कि फीडबैक फॉर्म को भी फिल करना है, शेयर कर दिया गया है आपके चैट में। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।